आज ही के दिन 25 मई 2013 को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक नरसंहार हुआ था, झीरम घाटी नरसंहार। उसके एक मात्र गवाह हैं हमारे बीच में जो घटना में थे और जिनको ईश्वर ही बचाया, उनको कोई नहीं बचाया। उनका बच के आना और आज राजनीति में वापस रहना एक दैवी कृपा ही थी। हम बात करते हैं चलेश्वर चंद्राकर जी से। ये हैं चलेश्वर चंद्राकर जी। पहले तो आपका RPL में स्वागत है। आप ही एक ऐसे गवाह थे और उस घटना में थे जो साक्षात गवाह भी बोल सकते हैं, और उस तांडव को आपने देखा था जो दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार बोल सकते, राजनीतिक नरसंहार जो था। आप गाड़ी में थे, कई गाड़ियों का काफिला गया था। तो सबसे पहले पूछता हूँ, आप लोग जो परिवर्तन यात्रा थी, परिवर्तन यात्रा में निकले थे, तो परिवर्तन यात्रा कब से चालू हुई थी? ये तो अप्रैल माह से चालू हो गई थी। माननीय नंद कुमार पटेल जी उस समय तत्कालिक अध्यक्ष से महामाया नगरी अंबिकापुर से प्रारंभ होके और अंतिम बस्तर तक, और उसके बाद रायपुर संभाग और बचा हुआ था। और माननीय नंद कुमार पटेल जी के नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का अवसर मिला। उनके साथ रात दिन मेहनत करते थे और हम लोगों ने बहुत मेहनत किया और बहुत से मुद्दा को उन्होंने उठाने का कार्य किया। निश्चित तौर पे नंद कुमार पटेल जी एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे। सरपंच से लेकर अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी और मध्य प्रदेश में जब थे तो मंत्री भी थे। और उसके बाद छत्तीसगढ़ यात्रा चालू की गई थी। जब आप उस यात्रा में, स्वाभाविक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप झीरम तरफ गए होंगे, आप पूरी यात्रा में घूमे होंगे। तो उस यात्रा का उद्देश्य क्या था और अचानक वो यात्रा एक लाल खून की यात्रा बन गई थी, तो कैसा लगा था उस कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा हम लोगों ने किया और सीधा हम लोग पहुंचे थे बस्तर के धरती पे, और उस जगह में जहां सुकमा आप लोग, मैं वही बता रहा हूँ, जो आप लोग उस दिन पहुंचे थे, उसमें विद्याचरण शुक्ला जी थे, अपने साथ पटेल जी थे, उनके सुपुत्र थे और कर्मा जी थे। तो क्या जब जा रहे थे तो आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा था? देखिए, जब जा रहे थे तो बहुत शांति ढंग से 3-4 दिन हम लोगों ने जोरदार तरीका से वहाँ सभा हुई। बीजापुर में, बस्तर में, हर विधानसभा में बहुत शानदार सभा हुई। लेकिन 25 तारीख को जब हम लोग गए तो रोड ओपनिंग पार्टी, हमारी छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी, कहीं पर रोड ओपनिंग की पार्टी हमको देखने को नहीं मिला। और भगवान भरोसे हमारा सुरक्षा थी। और जिस समय लौटे उसके बाद 3-3:30 बजे जब हम लोगों ने सुकमा में बैठे और उसके बाद निकले तो एकदम सुनसान सड़क देखा। और उसके बाद 4 बजे के बाद झीरम घाटी लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या मैं कहूँगा तो शीर्ष नेताओं की हत्या हो जाना। और झीरम घाटी में हमारी काफिला लगभग 22 गाड़ियों की काफिला थी, और जिस काफिला में हम लोग बैठे थे, प्रथम गाड़ी हमारी पायलट गाड़ी थी, फिर नंद कुमार पटेल जी की गाड़ी थी, फिर उसके बाद हमारी गाड़ी थी। जैसी गाड़ी रुकी, ताबड़तोड़ हमला नक्सली माओवादी के द्वारा हुई और बहुत से हमारे साथी जिस गाड़ी में बैठा था सब लोग ढेर हो गए। गाड़ी में कोई उतर नहीं पाए। जब आप लोग जा रहे थे तो वो आखिरी सभा कौन सी थी जहां, जिसको करके आप लोग झीरम के खतरनाक खूनी रास्ते? एक सभा बची थी सुकमा के बाद, एक सभा केसलूर की बची थी, चित्रकूट विधानसभा का। अच्छा। हम लोग निश्चित तौर पे वो घटना नहीं होती तो 4 बजे हम लोग इस पार्ट पे कार्यक्रम में पहुंच जाते। हाँ। और वहीं पर रोक के, सड़क पर रोक के हमारी काफिला को ताबड़तोड़ हमला हुई, हजारों गोलियां बरसाई गई हमारे। जो आखिरी सभा थी तो उसमें आपको कौन सा भाषण याद आ रहा है? उस समय स्वाभाविक है पूरे आप लोग का प्राइम नेतृत्व था। एक दिन पहले माननीय नंद कुमार पटेल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे जिस दिन हम लोग निकले थे। और माओवादी के बारे में पत्रकारों ने पूछा तो किसको इस हल का समस्या क्या है, उन्होंने कहा था संवाद और डायलॉग के दम पे माओवादी को समाप्त की जा सकती है। और अच्छे ढंग से उन्होंने सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार रमन सिंह छत्तीसगढ़ के लूटने का, जल जंगल जमीन बेचने का काम कर रही थी। हम लोग बहुत अच्छे ढंग से सड़क से लेकर सदन तक की आवाज़ लगातार हम लोग लगाते रहे, और जिसके परिणाम हमारे शीर्ष नेता का हत्या हो जाना निश्चित तौर पे प्रश्नवाचक चिन्ह तो है। आखिरी सभा जो आप लोग की हुई और जो जहाँ से आप लोग निकले वो कौन सी जगह थी? आप लोग कहाँ से निकले? हम लोग सुकमा के
जो स्कूल मैदान थी, बहुत भव्य सभा हुई थी, बहुत जोरदार कार्यक्रम हुआ था, जोरदार बहुत से पब्लिक वहाँ पर इकट्ठा हुई थी, सारे शीर्ष नेता हुए थे। और उस जगह में महेंद्र कर्मा जी का आपको भाषण याद है? महेंद्र कर्मा जी का भाषण बहुत शानदार था। किसानों के लिए स्थानीय जल जंगल जमीन के संदर्भ में उन्होंने आवाज़ लगाई थी, और शिक्षा जगत में जो काम कर रहे हैं शिक्षा कर्मियों के लिए बोले थे, आदिवासियों के लिए बोले थे, किसानों के लिए बात कहे थे, और सारे आवाज़ उस समय हम लोगों ने गूंजती है। विद्या भैया की आपको याद होगा, यानी जनरली याद रहता है कि जब हम आखिरी बार, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से मिले रहते हैं और वो पता चलता है कल को ख़त्म हो गया, तो विद्या भैया उस सभा में विद्या भैया से मेरा बचपन से ही लगाव था, उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला, काफ़ी लंबे समय से उनके साथ मैंने काम किया है, और अंतिम जिस समय में उनका दामन थामा अंतिम सांस तक उनके साथ रहा। आज विद्या भैया के बहुत से बताए हुए मार्ग हम लोग के पास है, और उनके बताए हुए कामों पर हम लोग अभी भी जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। विद्या भैया केंद्र के सबसे बड़े नेता थे, और 84 साल की उम्र में भी वो हर सभा में जाने के लिए लगातार आतुर होते थे, और बोलूँगा लौह पुरुष कहूँगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने दमदारी पूर्वक अपने शरीर में गोलियां झेली, और 18 दिन के बाद वेदांता हॉस्पिटल में मौत हो जाना, निश्चित तौर पे आज वो रहते तो हम लोग का उनका याद निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ वासियों को लाभ भी मिलता। एक सवाल और, अगर वो झीरम घाटी कांड नहीं होता तो क्या आप लोग 2013 ही में सत्ता में आ जाते? निश्चित तौर पे 2013 में हमारी सरकार बनना तय थी, और कहीं ना कहीं ये किसी को खटक रहा था, और हमारे नेताओं को रास्ते से हटाना यह जांच का विषय है। जिरम आयोग की जांच की गठन हो रही है निश्चित तौर पे, और बहुत जल्दी हम लोग चाहते हैं न्याय मिले। हम लोग पीड़ित पक्ष के लोग हैं, हम लोग अपने शरीर में गोली का दंश झेला है, चश्मदीद हैं, और हमारे बड़े शीर्ष नेताओं को हम लोगों ने खोया है। 2013 में निश्चित तौर पे सरकार बनती, जनता भी उतारू हो चुकी थी। रमन सरकार किस प्रकार से यहाँ पर शोषण किया, यहाँ के लोगों के साथ विश्वास घात किया, सब लोग स्वयं होके स्वस्फूर्त होके जन आंदोलन में साथ दे रहे थे। अब मैं आता हूँ 25 मई 2013 पे, जब आप लोग झीरम घाटी पहुँचे, वो घटना जो आपको याद होगी, जिसमें आपको हाथ में गोली लगी है, रॉड लगा हुआ है, दिखाइए थोड़ा सा। ये देखिए, ये मैं आपसे मिलने भी आया था हॉस्पिटल, मुझे आज भी वो फोटो मेरे पास रखी हुई है। जब आपको चोट लगी थी तो मैं रायपुर में शायद रामकृष्ण केयर या कहीं पे थे, मैं ध्यान नहीं आ रहा, MMI में थे शायद, तो हाँ, वहाँ पे मैं आपसे मिलने भी आया था, क्योंकि अपना पुराना परिचय था। तो वो घटना जब किस तरीके से चालू हुई, और आपको क्या लगा था इतने सारे लोग यहाँ खत्म हो जाएंगे? देखिए, उस घटना में तो बच पाना संभव नहीं था, ऊपर से बौछार हो रही थी लगातार, जैसे लड़ होते हैं, जैसे ऊपर सावन में पानी गिरता है ऊपर से, वैसे ही गोलियां बरस रही थी। हाँ, गोलियां बरस रही थी। एक कोई स्वागत के लिए पटाखा फूटता है, वैसे हजारों के कंटिन्यू गोली फायर करना आती, मतलब बहुत तेजी से वो लोगों ने आक्रामक ढंग से जिस प्रकार से मारा है। सबसे पहले आप लोग जा रहे थे तो रास्ता रोकने के लिए सबसे पहले कोई ब्लास्ट हुआ था? ब्लास्ट भी हुआ था, पेड़ भी काटे थे, और एक ट्रक वाले को रोक के बीचों बीच अड़ा दिए थे। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को भी उन लोगों को गोली लगी थी, बहुत से लोग घायल हुए थे, और उसके बाद हमारी गाड़ियां वहां रुकी है, ताबड़तोड़ हमला हुआ है, हम लोग को संभलने का अवसर नहीं मिला। जिस गाड़ी में बैठा था योगेंद्र शर्मा जी, वहीं ढेर हो गए, 2 गोली उसके हाथ में लगी। आपकी गाड़ी में कितने लोग बैठे? मेरे गाड़ी में 4 लोग की ढेर हो गई, और मैं बचा हूँ, और महामृत्युंजाप मेरे लिए वरदानी साबित हुआ। भोलेनाथ की कृपा थी, और माँ दंतेश्वरी माँ का कृपा मानूंगा। चैत्र नवरात्र के समय जब मैं दौरा में गया था तो वहाँ जोत भी जलवाया था, तो उनकी माता जी का कृपा और शिव जी का कृपा मुझ पर बनी रही। मैं गोली लगा था, घायल हुआ, और घायल होने के बाद नक्सली लोगों ने उठा के हम लोग को एक स्पॉट पर ले गए, जंगल के अंदर लेके गए, और वहाँ पर पीट के उसमें तान के पूछा गया इसमें कांग्रेस का नेता कौन कौन है, नहीं बताओगे तो सब मारे जाएंगे। हमने कहा डॉक्टर लोग हैं, हम लोग क्या बिगाड़ा जो हम लोग को मार रहे हैं। तो कहाँ से आए करके पूछा गया, हम लोग से पुष्टि कराया गया, और मैंने बताया मैं जांजगीर जिला का रहने वाला हूँ, और मैं यहाँ पर इन लोग का सेवा करने के लिए हम लोग सब हैं। तो ऐसी सेवा डिबेट हम लोग के बाद उन लोग से हुई, और 84 साल के एक बुजुर्ग नेता को अंतिम उनकी गाड़ी जब आ रही थी माननीय विद्याचरण शुक्ला जी का, और उनको भी वो लोग नहीं छोड़े, उनको भी गोली लगी, और अंततः उनका निधन हो जाना निश्चित तौर पे यह दर्दनाक घटना थी। नंद कुमार पटेल जी की जब हत्या हुई उसी काफिले में,
उनको तो बाहर शायद निकाल के ऐसा पता चलता है कि दूर ले जाया गया। तो आपको कुछ अंदाज था कि उनको दूर ले जाया जा रहा है? हमें बिल्कुल अंदाज नहीं था। उनको या तो बंधक बना के उनको छोड़ दिया जाएगा ऐसा उम्मीद थी, लेकिन ये घटना आपके सामने जब उनको उठा के लेके वहाँ से, बिल्कुल काफिला लगी हुई थी, सबकी गाड़ियां अलग अलग उसमें था, 10-10 आप 20-20 लोग कदम बाहर के। नहीं निकल पा रहे हम लोग कोई बाहर नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि आपके गाड़ी में तो पूरे लोग आप पे ही लदे, यानी मौत के कारण आपके ऊपर लेट गए थे। जो भीषण गर्मी थी और इतना मतलब ताबड़तोड़ हमला हो रही थी, खुद की जान बचेगी नहीं बचेगी कोई उसमें गारंटी नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से वो लोगों ने बंधक बना के अलग जंगल में ले गए, हम लोग को अलग जगह लेके रखे गए और 1 घंटा बंधक बना के पूछ के मारना और कौन कौन है कहना, मतलब स्पष्ट है कहीं ना कहीं इस उनकी टाइप भाषा क्या मिश्रण था। साउथ इंडियन की भाषा थी और हिंदी खड़ी बोली बोलते थे, उधरी जो साउथ की भाषा थी उस टाइप के बात वो लोग करते थे। और नक्सली लोग कोड में बात करते थे, वाकी टाकी सब लगे थे, लेस भी रखे थे और उन लोग के पास टेप वाला जो मोबाइल होता है वो सारा चीज़ उनके पास था, हथियार से लेस थे और भारी संख्या में वो लोग थे। जब महेंद्र कर्मा जी को बताते हैं कि मैं ही महेंद्र कर्मा हूँ, तो वो क्या घटना सत्य थी? वो बाहर आए थे हिम्मत से? निश्चित ये लो किसी को मत मारो महेंद्र कर्मा, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या हुआ था? ऐसा कुछ बस्तर तो टाइगर रहा है निश्चित तौर पे। हमारी गाड़ी के पीछे में 4-5 गाड़ी का क्रमशः उनकी गाड़ी थी और उन्होंने ये आवाज़ बिल्कुल लगाई है, मैं महेंद्र कर्मा हूँ और बस्तर टाइगर के नाम से उनको जाना जाता था। और वो उनको जिंदा लेके जाना और जिंदा ले जा के जंगल में मारना, तो जब इस टाइप की घटना हुई है तो निश्चित तौर पे झकझोर देने वाली घटना थी। एक चीज़ और आती है कि नक्सली इतने बाहर से थे कि उनको पता ही नहीं था कि कौन महेंद्र कर्मा है, कौन पटेल जी हैं और कौन विद्याचरण है, नहीं पहचान पा रहे थे। ऐसा कहीं कहीं छपता है, क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल पुष्टि तो हम लोग से किया गया और वो लोग पुष्टि करने के बाद बहुत बेदम से मरने के बाद भी वो लोग संगीन निकाले, बंदूक की संगीन को लगभग 72 घाव महेंद्र कर्मा के ऊपर शरीर में छलनी किया गया और गंदे तरीक़ा से उसमें वो लोग खड़े होके उसमें उत्साह मना रहे थे कि हमने खात्मा कर दिया कर्मा जी का। ऐसा उन लोगों ने बहुत गंदा टाइप के उन लोग का बर्ताव थी, जिस प्रकार से मना रहे थे। बिल्कुल उन लोगों ने भारी उत्साह के साथ वो लोग अपना पार्टी के हिसाब से वो लोग चले गए और गंदे तरीक़ा से वो लोगों ने उत्साह मनाया। लगभग उस काफिले में कितने लोग थे जब घटना घटी? हम लोग 20 काफिले ने, तो कम से कम 5-5 लोग एक गाड़ी में। 22 गाड़ियों के काफिला थी और लगभग 20-22 लोग हम लोग बचे थे और घायल अवस्था में भी थे और 32 लोगों की मौत हो जाना, कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी हत्या हुई है। बस्तर का धरती को लहूलुहान करना निश्चित तौर पर झकझोर देने वाली घटना थी। उसके बाद जब घटना घट गई, आप लोग बंधक थे, बंधक बनने के बाद आप लोग छूट गए, उसके बाद आप लोग वापस कैसे आए, वहाँ से निकले कैसे और थाने तक कितना दूर था वहाँ से थाना? जब हम लोग निकले तो वहाँ से जंगल से बाहर आए तो कुछ पत्रकार साथी लोग आ गए थे, कवरेज कर रहे थे और डेड बॉडी बहुत से पड़ी थी, उदय मुदलियार जी से, अल्लाह नूर से। तो मैंने पंपिंग ही किया जब जंगल से निकला, उनके शरीर में जान है कि नहीं जान है, लेकिन वो लोग ख़त्म हो चुके थे। लास्ट में भैया की गाड़ी थी, माननीय विद्याचरण शुक्ला जी की, अंतिम वो सांस ले रहे थे और अपने हाथ को ऐसे कर रहे थे बेहोश ना हो करके। जब मैं भैया के पास गया, भैया को एकदम लपेट के मैंने कहा, भैया मैं चोलेश्वर चंद्राकर हूँ। उन्होंने एकदम हम लोग को आश्वस्त किया, हम सब ठीक हो जाएंगे, मुझे पानी दो, मेरा चश्मा दिखाओ, सब मेरे से उन्होंने भैया से अंतिम वार्तालाप करते रहे। और उस समय नरेश मिश्रा पत्रकार थे, IBC के, आ चुके थे, काफ़ी वो कवरेज भी कर रहे थे। जब हम लोगों ने निकला, उस यात्रा के पीछे पीछे ही थे, ऐसा पता चला। ये ना यात्रा में आप लोग को कवरेज करते आ रहे थे। अब वो तो पहुंच गए थे स्पॉट पे, ऑन द स्पॉट पे पहुंचे थे। जब हम लोगों ने निकला तो वहाँ से पैदल यात्रा हमारी जा रही थी, तो पुलिस फोर्स आ चुकी थी और 1 किलोमीटर पहले पुलिस फोर्स अंदर नहीं आ रही थी, लेकिन वहाँ पर अपनी गाड़ी लेके पहुँच चुकी थी। हम लोगों को किसी बाइक वाला ने, वहाँ पर हमारा अजय नाम का व्यक्ति था, जिलाध्यक्ष, वो बाइक से हम लोग को बाहर निकाला। लगभग 11 किलोमीटर मैं बाइक से निकल के सीधा दरबा थाना पहुंचा। वहाँ पर एम्बुलेंस की गाड़ी खड़ी थी, उसमें गाड़ी में सवार होके 30-35 किलोमीटर मैं महारानी हॉस्पिटल जगदलपुर गया, जहाँ पर हजारों लोग वहाँ पर थे और सीधा हम लोग का इलाज चालू हुई। एक बात और विद्या भैया के बारे में पूछता हूँ, जो विद्या भैया कितनी देर वहाँ पड़े रहे और उनको कैसे
निकाला गया, क्योंकि विद्या भैया की एज भी बहुत 85 साल थी लगभग, और वो किस तरीके से कितनी गोली लगी थी विद्या भैया को? विद्या भैया को काफ़ी मात्रा में गोली, जब मैं गया तो लहूलुहान उनके बॉडी पे थी और काफ़ी रामवत और दिवांगन, हाँ उनके साथ वो थे, ये लोग सब थे, बाला भी था उनका ड्राइवर। और उसके बाद लगभग 10 बजे हॉस्पिटल पहुँचे भैया, और हमें उम्मीद था विद्या भैया बच जाएंगे, लेकिन 18 दिन तक लगातार उनका इलाज होते रही और अंततः हमारे बीच नहीं रहे। बड़ा उनको हम लोग खोने का, इस घटना में बड़ा हम बड़े नेताओं को खोए हैं, बड़े दिल दहन सम जाता है। झीरम घाटी की घटना वास्तविक में झकझोर देने वाली घटना थी। क्या आप सोते हैं तो कभी कभी अचानक कभी सपने में वो घटना याद आती है? बिल्कुल, हम लोग का रोह कांपने लग जाता है, और कहीं भी आतिशबाजी होती है तो डर समाया रहता है कि गोली का, और वो जो इस प्रकार से पटाखा का जो सुनते हैं तो ऐसा लगता है कोई हमला कर रहा है। तो आज भी झकझोर देने वाली घटना हमारी स्मरण में है। आप लौट आए, उसके बाद कभी झीरम उस इलाके में गए थे आप? बिल्कुल, अभी मैं संगठन के काम को लेके झीरम घाटी के स्थल पे भी गया, जहां पर हमारी सरकार के द्वारा स्मारक के रूप में बनाया जा रहा है। मैं सुकमा भी गया था, उस जगह में रुका भी, लेकिन सन्नाटा पसरा हुआ है। 15 दिन पहले मैं विजिट करके आया हूं, वहां डरावनी वाला एकदम से सन्नाट आज भी। तो उस जगह के गवाह हैं, वहाँ के पहाड़ गवाह हैं कि आप वहाँ पर थे? नहीं, मैं तो झाड़ गवाह हैं कि आप वहाँ पे थे बिल्कुल उस घटना में, यानी उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं। जी जी, मैं उस जगह का मैं भूल नहीं सकता, और वो हमारी सरकार उन शहीद जो हुए हैं उनके नाम से स्मारक। जब आप वहाँ से निकलते हैं तो दुख होता है उस जगह? बिल्कुल, हम तो ऐसा बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि हमारे बड़े जगह को आप देखे होंगे जहाँ विद्या भैया पड़े थे, जहाँ जी जी जी, तो वो क्या कहते हैं अपने पटेल जी, जहाँ यानी कुछ याद आता होगा? पूरा याद आता है। अभी भी आप जाओगे तो मेरा एकदम स्मरण में है, कौन सी गाड़ी कहाँ पर खड़ी थी, कहाँ कहाँ हम लोग कैसे निकले, और कौन से जंगल में ले जाके पहाड़ में हमको लेटाया गया था। एक एक स्मरण आज भी है, और मैं 2 बार 3 बार लगभग पहुँच चुका हूँ। अभी 15 दिन पहले भी वहाँ गया हुआ था, उसका वीडियो फुटेज भी मैंने रखा है, बनवाया हूँ। हो सकता है कल उसको मैं वो करूँगा, तो है उसमें जानकारी है। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। और आप बच के आए और राजनीति में आप बड़े शीर्ष पे पहुँचे। हम चाहते हैं कि भगवान ने आपको किसी विशेष काम के लिए बचाया होगा। बस यही उम्मीद के साथ मैं भी संगठन के कार्यों में लगा हूं, और मैं जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी बना। अभी मुझे माननीय भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी विभाग का कार्य करने का अवसर मिला। जिला अध्यक्ष भी रहे अभी जांजगीर, जिला कांग्रेस कमेटी जांजगीर का, और कोरोना काल में बहुत सेवा लोगों को किया है। अभी फिर मुझे अवसर मिला प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी विभाग का काम करने का। निश्चित तौर पर जो भी दायित्व मुझे संगठन देते हैं उसको निर्वहन अक्षरशः पालन करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, कार्य करता हूँ। ये थे हमारे साथ चलेश्वर चंद्राकर जी, जो ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और झीरम घाटी के ऐसे गवाह हैं जिनको मुझे लगता है भगवान ने किसी विशेष काम के लिए बचाया होगा, और वो काम एक दिन ये करके दिखाएंगे। वो भगवान जानता है क्या विशेष काम है जिसके लिए इनको बचाया गया है। आरपीएल न्यूज़ से देवाशीष, रायपुर, छत्तीसगढ़।